जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों, रुक्मणी पब्लिकेशन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए अति महत्वपूर्ण सेशन यह दोस्तों आपका है टेस्ट सीरीज विथ फुल डिस्कशन के साथ हम लोग करेंगे। इसमें आपको बता दें, 4 जो है ना दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर भी है। 4 आपका प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है और 20 जो है हम लोग का टेस्ट सीरीज है। तो पहले हम लोग प्रीवियस ईयर लगाते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे टेस्ट सीरीज पे। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेंगी। देखिए, तो यहाँ पे कंटेंट जैसे देख पा रहे हैं दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज है पहले 1 से लेकर के 20 तक और 21 से आपका स्टार्ट होता है प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल करने वाले हैं प्रीवियस ईयर जो सॉल्व पेपर है वो कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग का पहला जो प्रीवियस ईयर आता है बिहार डीएलएड जो एग्ज़ाम लिया गया है 26/8/2025 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। सेट नंबर हम लोग का 21 बन रहा है। तो आइए इस सेट को हम लोग एनालाइज़ करते हैं, देखते हैं क्या पूछा गया था 2025 में। देखिए, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ऑफ बिहार डीएलएड एग्ज़ाम सेट नंबर हम लोग का 21 है, जो लिया गया है कब 26/8/2025 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। सेक्शन 1 आता है आपका जनरल हिंदी का। तो आइए जनरल हिंदी में देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछे गए थे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका बना था दोस्तों सेक्शन 1 में। सेक्शन 1 हिंदी में बना था कि कंज कली कली का लतान सिरसारी है, इसमें अलंकार आपको बताना है। कंज कली का लतान सिरसारी है, इसमें अलंकार क्या है आपको बताने हैं। क्या है इसमें अलंकार? तो देखिए, कंज कली कल का लतान सरसरी, इन शब्दों में ध्वनि की जो है आवृत्ति है, इसलिए इसमें कौन-सा हो जाएगा? यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे ये क, है ना? ये लगातार एक ही वर्ड आया है 2 बार, तो इस कारण हम लोग का यहाँ पे जो अलंकार होगा यह अनुप्रास अलंकार होगा। कौन-सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार होगा। साथ ही पूरी पंक्ति में जो देखेंगे तो वस्तुओं को सीधा रूप से दिखाया गया है, इसलिए यह रूपक की भाव भी मिलता है। एक और बात बता दें दोस्तों आपको कि एक जो आपके सेंटेंस होते हैं, एक में आपको एक से ज़्यादा भी अलंकार मिल सकते हैं, ठीक है ना? जो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मिले उसे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल में लगाने होते हैं। तो हम लोग का क्या मिला यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी नहीं, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार भी है दोस्तों। और आपका देख पा रहे हैं जैसे कि आपको बताया है कि पूरी पंक्ति में सीधा रूप से दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पे रूपक भी आ रहा है। अनुप्रास अलंकार वह अलंकार होता है जहाँ काव्य या वाक्य में एक ही वर्ण अक्षर की आवृत्ति दोहराती है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 बार दोहराई है एक ही वर्ड को, है ना? उसे हम लोग कहते हैं अनुप्रास अलंकार। वही रूपक अलंकार पूछा जाए तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए, अर्थात जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के रूप दिया जाता है तो वहाँ पे रूपक आता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दोनों आ रहा है हमारा, रूपक और अनुप्रास। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट होगा। 2 विकल्प सही है दोनों। आगे देखेंगे, कह रहा है दिए गए प्रश्न में काले पद का पदबंध भेद आपको बताना है। क्या है यहाँ पे? देखिए, राकेश नदी में डूब गया, राकेश नदी में डूब गया। तो इसका क्या हम लोग बताएँगे? देखिए, यहाँ पे डूब गया का बस हमें बताना है। राकेश तो एक क्या है? राकेश एक संज्ञा है, नदी भी एक संज्ञा है, लेकिन डूब जाना, है ना? डूब जाना ये क्या है? तो क्रिया है। यहाँ पे ऑप्शन एक ही है, वो है ऑप्शन नंबर सी, क्रिया पदबंध है। देखिए आगे कह रहा है लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी में कौन सा अलंकार है आपको बताने हैं। बताइए, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी में आपको अलंकार ढूंढना है और बताना है कौन सा इसमें अलंकार है। बताइए कौन सा अलंकार है इसमें? तो आप देख पा रहेंगे कि लतिका, मधु, मुकुल ये और रस गागर, ये सभी क्या है? निर्जीव वस्तु है। ये सभी निर्जीव वस्तु मानव की तरह ही व्यवहार करते हुए दिख रहे हैं ना, तो इस कारण हम लोग यहाँ पे कहेंगे क्या कि इसमें जो अलंकार है यह मानवीय अलंकार है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, मानवीय अलंकार। ये आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि फूल कास सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, इस पंक्ति में अलंकार ढूंढना है। तो आप लोगों को पहले भी मैंने बता चुका है, जाना जनहु माना मनहु, ऐसे ही यदि आपको मिलता है तो सीधे आपको देखना है, देखते ही एक ही ऑप्शन खोजना है, उत्प्रेक्षा कहाँ पे है। तो यहाँ पे देख रहे हैं मानो मनहु जनो जनहु मिल जाए, तो यहाँ पे जनु मिला, सीधे से आप आ जाइए कहाँ पे? उत्प्रेक्षा अलंकार पे आ जाएंगे आप, ठीक है? आंसर हम लोग का बी करेक्ट होगा इसमें। देखिए
आगे देखते हैं हम लोग। वैसे आपको वो बता दें क्या-क्या होना चाहिए? मानो, जनु, मनु, मनहु, ज्यों, जैसे, ये सभी जब वर्ड आए तो आप सीधे कहेंगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। आइए देखते हैं हम लोग गद्यांश पढ़ के, क्या है गद्यांश में? गद्यांश पढ़ने से पहले हम तो बोलेंगे सीधे से क्वेश्चन आप देख लेंगे एक बार, क्योंकि गद्यांश पढ़ने में फिर समय आपका व्यतीत ना हो। देखिए क्वेश्चन हम लोग का है कि ब्रिटिश सरकार में क्या तैयार करना चाहिए थी? तो आइए देख लेते हैं, अब पढ़ना पड़ेगा हम लोग को, नहीं तो बाद में कभी-कभी प्रत्यय पूछ लेता है, उपसर्ग पूछ लेता है, इस कारण हम बोले हैं। आइए पढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार यह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि भारतीय साक्षर हो, किंतु बढ़ती हुई व्यवस्था के लिए उन्हें क्लर्क तो तैयार करना ही थे। एक प्रकार इस प्रकार एक कुछ उत्साही अंग्रेजों को यह कार्य सौंपा गया। उन्हीं के माध्यम से पश्चात संस्कृति भारत पहुंची। शिक्षा ने लोगों के विचारों को सही दिशा प्रदान की और वे तत्कालीन परिस्थितियों को भली-भांति समझने में सक्षम भी हुए। भारतीय दर्शन शास्त्र को सर्वोत्तम मानने वाले लोगों ने यूरोपीय विचारधारा को नहीं माना। धीरे-धीरे पश्चिम के प्रभाव जीवन के कई क्षेत्रों में देखने को मिलने लगा। औद्योगिकरण द्वारा संभव नए अधिकारों नए आविष्कारों का प्रभाव भारतीय समाज पर स्पष्ट देखा जाने लगा। खेतिहर व्यवस्था का स्थान अब व्यव अब व्यक्तिगत संपत्ति तथा जमींदार ले लिया। अर्थव्यवस्था मुद्राओं पर केंद्रित हो गई। ये सभी प्रकार के सर्वप्रथम बंगाल प्रदेश में देखे को मिले। 18वीं शताब्दी में बंगाल में राजा राम मोहन राय नामक एक ऐसे व्यक्तित्व का जन्म हुआ जो ज्ञानी थे और भारतीय विचारधारा और दर्शन में भली-भांति परिचित थे। उन्होंने पश्चात उन्हें पाश्चात्य धर्म और संस्कृति को जानने के लिए कई विदेशी भाषाएं भी सीखे। पश्चिम में हो रहे वैज्ञानिक विकासों में भी वे परिचित थे। उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा और जनता को भी पुरानी शिक्षा पद्धतियों को छोड़कर नवीन पद्धतियों से जोड़ने के लिए कहा। अब क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रिटिश सरकार भारत में क्या तैयार करना चाहती थी? अधिकारी, क्लर्क, वैज्ञानिक या फिर चपरासी? बताइए आंसर क्या बोलेंगे? तो उस समय जो है वो क्लर्क तैयार करना चाहती थी। आंसर सी करेक्ट होगा। देखिए आगे। कठिन काव्य को कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा गया है? कठिन काव्य का प्रेत जो है किस कवि को कहा गया है? आंसर बताएंगे आप। केशव दास को कहा गया है। केशव दास को कहा गया है। और सेनापति को आपको बता दें दोस्तों, सेनापति यह रीति काव्य के प्रमुख कवि है ना? सरल शैली में रचना करते थे यह। और मतीराम, तो मतीराम के बारे में आप जानेंगे दोस्तों, तो यह रीतिकाल कवि श्रृंगार रस के लिए प्रसिद्ध है। और चिंतामणि, चिंतामणि के बारे में बता दें, हिंदी साहित्य में योगदान देने वाले कवि हैं और कठिन काव्य से नहीं जोड़े जाते हैं ये। आगे देखेंगे। अंधो अंधा ठेलिया दोनयू कूप परंत, कौन सी इसमें शब्द शक्ति है आपको बतानी है। कौन सी शब्द शक्ति है इसमें? तो आप इसमें देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो है आपको कौन सी शब्द शक्ति आ रही है? अंधो अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़ंत में जो है हम लोग को जो मिल रहा है दोस्तों शब्द शक्ति, वो है साध्य वासना लक्षणा है यहाँ पे, है ना? साध्य वासना लक्षणा है यहाँ पे। आंसर हम लोग का ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि जैसे ही सिपाही ने इशारा किया, गाड़ी चल दी। वाक्य का भेद आपको बताना है। कैसा है वाक्य का भेद? सरल है, संयुक्त है, मिश्र है या फिर दहेज है? तो जैसे ही सिपाही ने इशारा किया, गाड़ी चल दी। तो इसमें 2 वाक्य है, इसलिए हमारा क्या है, यह मिश्र वाक्य है। सिपाही ने इशारा किया तब गाड़ी चली, इस कारण ऑप्शन बी होगा हमारा। रस अखेटक के रचनाकार हैं कौन? रस अखेटक के रचनाकार बताना है आपको, कौन है? तो आंसर आपके रहेंगे, ये है कुबेर नाथ राय। कौन है? कुबेर नाथ राय। आंसर आपका सी करेक्ट होगा। इस विकल्प में रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति है। किस विकल्प में आपको ढूंढना है रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति है? आइए देख लेते हैं किसमें है। कह रहा कि राजस्थान वीर है। ये आपका बिल्कुल सही है, पहला ही करेक्ट हो गया। कैसे दोस्तों?
तो राजस्थान यहाँ पर जो है राजस्थान के लोग वीर है, इसमें बताया गया है ना। तो यहाँ पे रूढ़ि अर्थों में प्रयोग हुआ है क्या? राजस्थान वीर कहने का मतलब है कि राजस्थान के लोग जो है क्या है? तो वीर है। ऑप्शन नंबर हम लोग का ए करेक्ट होगा। आगे कह रहा है हमारे हरील की लकड़ी में आपको अलंकार ढूँढना है। हमारे हरील की लकड़ी में अलंकार कौन-सा हो जाएगा? तो आप देखेंगे इसमें संयोजन शब्द है, वो क्या है संयोजन दोस्तों? तो ये एक ऐसा हाइपन है जो हमें 2 वर्डों को जोड़ रहा है, इस कारण हम लोग कहाँ पे आ जाएँगे? रूपक अलंकार में आ जाएँगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? करेक्ट बी हो जाएगा। ये जहाँ पे भी आपको दिखे दोस्तों, ये सीधे आपको आ जाना है कहाँ पे? रूपक अलंकार में आ जाना है। वियोजन चिन्ह जैसे दिखे। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। उज्ज्वल में कौन-सी संधि है बताएँगे? तो उज्ज्वल का यदि संधि विच्छेद हम लोग करेंगे, उत जोड़ ज्वल, उज्ज्वल होगा। इसमें आपका जो आ जाएगा, वो कौन-सा हो जाएगा? व्यंजन संधि, उत जोड़ ज्वल, उज्ज्वल। कह रहा है निम्नलिखित में भाववाच्य का उदाहरण कौन-सा है? भाववाच्य का कौन-सा उदाहरण है? तो भाववाच्य का उदाहरण आप देख पाएँगे, तो ये है दोस्तों, लड़का खाता है, ये भाव्यवाच्य है, बिल्कुल नहीं है। दूसरा है सीता नाचती है, नहीं। दूसरा कह रहा है थोड़ी देर सो लिया जाए, तो हाँ, यहाँ पे भाव व्यतीत किया जा रहा है दोस्तों, तो आंसर हम लोग का जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो रहा है, थोड़ा देर सो लिया जाए। देखेंगे आगे, कह रहा है तगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? तगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? आंसर बताएँगे, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, है ना? यहाँ पे 2 गुरु और 1 लघु होते हैं। गुरु को एस से इंडिकेट किया जाता है, लघु को आई से इंडिकेट किया जाता है। प्रयोग की दृष्टि में समास के कितने भेद होते हैं? इसके प्रयोग के दृष्टि से बताना है। तो आंसर क्या होगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर सी होगा। कौन-कौन हो जाएगा? विग्रह वाले होगा, अव्ययी भाव वाले होगा और समस्त पद वाले होगा यहाँ पे, है ना? 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे कह रहा है क्या कौन-सा शब्द जो है एड्रेस का हिंदी समानार्थी है? कौन-सा शब्द जो है एड्रेस का हिंदी समानार्थक है? क्वेश्चन है प्रयोग की दृष्टि से समास के कितने भेद हैं? कितने भेद हैं समास के? तो आंसर बताएँगे 3 भेद। कौन-कौन है दोस्तों? तो वह है विग्रह वाले, अव्ययी भाव वाले और समस्त पद वाले। यहाँ पे आंसर हम लोग का सी करेक्ट होगा। इनमें कौन-सा शब्द जो है एड्रेस का हिंदी समानार्थक बताता है? एड्रेस का समानार्थक क्या हो जाएगा? मतलब साइनोनिम बताना है, तो आंसर बता देंगे उसका होता है संबोधन। ऑप्शन नंबर हम लोग का बी करेक्ट होगा संबोधन। देखिए कौन शब्द जो है अवार्ड का हिंदी समानार्थक नहीं है? अवार्ड का कौन नहीं है? तो देखिए अवार्ड का तो पुरस्कार होगा ही, अवार्ड का अधिनिर्णय होगा, अवार्ड का पंचाट होगा, लेकिन अवार्ड का ग्रहण करना नहीं होगा इसका समानार्थक। तो इस कारण ऑप्शन हम लोग का बी करेक्ट होगा। कह रहा है ममता सो रही थी, वाक्य की क्रिया किस काल की है? वाक्य की जो क्रिया है वो कौन-से काल की है? ममता सो रही थी मतलब तो भूतकाल तो होगा ही, भूतकाल में भी बताना कौन-सा है? तो भूतकाल में भी है अपूर्व भूतकाल। ऑप्शन हम लोग का बी करेक्ट होगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, ये वाक्य कैसा है? क्या कह रहे हैं हम लोग? ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, तो ये हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कहने का मतलब हम लोग इच्छा ज़ाहिर कर रहे हैं ना, तो इस कारण हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा सी इच्छावाचक होगा। कह रहा है किस अलंकार में एक ही शब्द अनेक अर्थों का बोध कराता है? बताइए किस अलंकार में एक ही शब्द अनेक अर्थों का बोध कराता है? तो आंसर आप बता पाएँगे, ये हो जाएगा इसमें श्लेष, है ना? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा श्लेष। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, कह रहा है चतुरानन में कौन-सा समास है बताइए? चतुरानन में कौन-सा समास है? चतुरानन में आप देखेंगे तो इसमें समास जो आ जाएगा आपका बहुब्रीहि समास आएगा। कौन-सा आएगा? बहुब्रीहि समास आ जाएगा। चतुरानन जिसके 4 आनन मतलब मुख हो, जिसके 4 मुख हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। आंसर हम लोग का सी करेक्ट होगा। किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में जगन, गगन, जगन और रगन के क्रम में कुल 12 वर्ण होते हैं, उसे कौन-सा वर्णिक छंद कहते हैं? कौन-सा वर्णिक छंद कहेंगे उसे? उसे हम लोग कहेंगे वंशज वर्णिक छंद। आंसर
डी करेक्ट होगा हम लोग का, है ना? और वसंत तालिका में आपको बता दें कितनी मात्राएँ होती हैं? वसंत तालिका में 14 मात्राएँ होती हैं, है ना? आगे देखिएगा, कह रहा है कि देखे देखे तेम मन न भरे, तन की मिटे न भूख, बिन चाखे रस ना मिले, आम कामिनी ऊख। इस पंक्ति में आपको अलंकार ढूँढना है। कौन-सा अलंकार है इसमें? तो इसमें अलंकार जो है दोस्तों आप बता पाएँगे, इसमें दीपक अलंकार है। कौन-सा है? दीपक अलंकार है, आंसर सी होगा। कैसे? तो जब एक ही क्रिया का संबंध 2 स्थान पर लागू हो, तो दीपक अलंकार होता है। यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं आप कि भूख, है ना? भूख, रस ना मिलना, भूख, रस ना मिलना, एक ही क्रिया से जुड़े हुए हैं, इस कारण आंसर हम लोग का सी होगा करेक्ट। आइए, इनमें कौन-सा वाक्य अशुद्ध है आपको बताना है। कौन-सा अशुद्ध है? आइए देखते हैं अशुद्ध। कह रहा है रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं, बिल्कुल ठीक। आगे कह रहा है कि आपका यह मत ग्रह है, आपका यह मत ग्रह है। आगे कह रहा है पिताजी ने मुझसे कहा, ठीक है? आगे देखिए गाय का ताकतवर दूध होता है। देखिए, तो यहाँ पे हम लोग का गलत क्या हो जाएगा दोस्तों, गाय का ताकतवर दूध होता है, यहाँ पे हम लोग का करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गाय का ताकतवर दूध होता है। क्या होना चाहिए? दूध को जो ताकतवर नहीं कहा जाता है, बल्कि गाय का दूध ताकतवर होता है, ये बोल सकते हैं ना। गाय का दूध ताकतवर, गाय का ताकतवर दूध थोड़ी हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। गाय का दूध ताकतवर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम लोग का डी करेक्ट होगा। देखिए, कह रहा है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, मुहावरे का सही अर्थ बताना है। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, क्या हो जाएगा? चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मतलब डरना, घबराना, चेहरा धोना बक ये गलत है बिल्कुल। ये दोनों बिल्कुल आपका सही है, विकल्प दोनों सही होंगे। करेक्ट सी ऑप्शन होगा। देखिए सेक्शन 2 है आपका, सेक्शन 2 में है जनरल इंग्लिश। क्वेश्चन कह रहा है फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। माय शू डैश न्यू, माय शू आर न्यू, माय शू आर न्यू। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पे। यहाँ पे शूज़ जो है दोस्तों प्लुरल है, इस कारण आर यहाँ पे लेना पड़ा है। देखिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है आपका व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आइटम्स, क्या है हमारा? इन एंड आउट्स। इन एंड आउट्स का मतलब क्या होता है? तो इन एंड आउट्स का मतलब होता है कि किसी मुद्दे के सभी डिटेल्स आपको पता होना चाहिए ना, सभी डिटेल्स, किसी मुद्दे के सभी डिटेल्स, इन एंड आउट्स। तो आंसर क्या होंगे हम लोग का? आंसर होगा टू कमिंग एंड आउट नहीं, कमिंग एंड फॉर नहीं, टू डिटेल्स फॉर माय इश्यू। हाँ, मतलब वो जो इश्यू है, समस्या है, उस सभी का डिटेल्स आपको पता हो, एनी इश्यू। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम द टीचर, आंसर क्या बनेंगे हम लोग का? तो आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों कि मेंटेन्स स्ट्राइक डिसिप्लिन, बिल्कुल नहीं। फोकस ऑन ड्रिलिंग ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स, acts as a facilitator to help children express themselves, बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे बताया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा कि ये कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में जो शिक्षक हो वो क्या करते हैं? फैसिलिटियर होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आपका फैसिलिटियर बिल्कुल होते हैं और वो जो होते हैं हेल्प करते हैं बच्चे को एक्सप्रेस करके और उनको समझाने के लिए। आंसर हम लोग का सी करेक्ट होगा। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस, क्या है? अलायंस विथ, अलायंस विथ का क्या है मतलब यहाँ पे? मिलकर काम करना। इन द कॉन्टेक्ट ऑफ समवन नहीं। डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स बिल्कुल नहीं। कह रहा वर्क टुगेदर टू अचीव समथिंग, यस बिल्कुल करेक्ट। राइट आंसर हम लोग का सी होगा। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, क्या है? ही डाइड डैश ओवर ईटिंग, बताएंगे क्या होगा आंसर यहाँ पे दोस्तों? तो आंसर यहाँ पे बताइएगा ही डाइड ऑफ ओवर ईटिंग। आंसर हम लोग का बी करेक्ट बता देंगे। देखिए, कह रहा अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन एन एक्टिव वॉइस, ओके, आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो, सिलेक्ट द
वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन अ पैसिव वॉइस। ये बनाते हैं आई लाइक इट। तो क्या बनाएंगे? आई लाइक इट का हम लोग बना देंगे आई वॉज लाइक्ड, बिल्कुल नहीं। आई हैज़ बीन तो होगा नहीं। इट इज़ लाइक्ड बाय मी, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। इट इज़ लाइक्ड बाय मी। चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। क्या है? इफ साहिल हैड बीन ऑनलाइन ही डैश टू रॉकी। बताएंगे क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा इफ साहिल हैड बीन ऑनलाइन ही वुड हैव चैटेड टू रॉकी। आंसर हम लोग का सी करेक्ट बनेगा। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? डैश आई डिड नॉट लाइक टू स्पेंड टाइम रीडिंग इन क्लास बट आई इंजॉय इट नाउ। क्या होना चाहिए दोस्तों? तो यहाँ पे होना चाहिए इनिशियली। ऑप्शन नंबर डी होगा इनिशियली आई डोंट लाइक टू स्पेंड टाइम रीडिंग इन क्लास बट आई इंजॉय इट नाउ, है ना। वहाँ पे वो पसंद नहीं करता है कब? तो वो पढ़ते समय अपने क्लासरूम में क्या करना? तो अपने समय को बर्बाद करना। बट इंजॉय इट नाउ, बट वो इंजॉय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। आइए देख लेते हैं किसमें करेक्ट है पंक्चुएशन मार्क। देखेंगे व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, हमें बताना है करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज। क्या ये करेक्ट है आपका? तो हाँ, बिल्कुल ये सही है आपका। यहाँ पे ये पंक्चुएशन मार्क ऐसा ही होना चाहिए एक्सक्लेमेशन का। आई लाइक रीडिंग बुक्स, ये भी ठीक है, फुल स्टॉप होना चाहिए। टू बी कंटिन्यूड, हाँ बिल्कुल ये होना चाहिए इसे। यानी हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सभी सही है। द लैंग्वेज विच इज लर्न फ्रॉम environment विदाउट एनी एक्सप्लिसिटी टीचिंग इज डैश। तो आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए होगा फर्स्ट लैंग्वेज, है ना। राइट आंसर ए होगा फर्स्ट लैंग्वेज। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आइटम्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। क्या है हमारे पास? द मैनेजर डैश बाई टेकिंग टॉकिंग अबाउट द bonus much before it came in back black and white। आंसर बताइएगा यहाँ पे क्या होगा। कह रहा है कि जैम, यहाँ पे जैसे हम लोग लेंगे जैम्प द गन, है ना। जंप द गन बाई टेकिंग अबाउट द बोनस, है ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब है जंप द गन्स का मतलब होता है कि समय से पहले कदम उठाना। आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। क्या है? इफ दे हैड नॉट डैश द कार आई वुड हैव ड्राइवन यू। बताइए क्या होगा यहाँ पे? इफ दे हैड नॉट टेकन द कार आई वुड हैव ड्राइवन यू। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हम लोग का। देखिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। क्या है नरेशन हमारा? नैन्सी कहती है वी वेंट फॉर अ समर ट्रिप लास्ट ईयर। हम लोग चाहते हैं क्या लास्ट ईयर जो है कि समर ट्रिप पे चले। तो क्या बनाएंगे हम लोग? नैन्सी सेड दैट डैश फॉर अ समर ट्रिप डैश। हमारा आंसर जो बनेगा वो बनेगा नैन्सी सेड दैट सी वेंट फॉर अ समर ट्रिप द ईयर बिफोर। ऑप्शन बी करेक्ट हो गए हैं हम लोग का। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। देखेंगे यहाँ पे वाई आर यू सो सैड आस्क्ड जेरेनी। कौन पूछता है? जेरेनी पूछता है। तो क्या बनाएंगे हम लोग? जेरेनी आस्क्ड वाई डैश सो सैड। बताएंगे क्या होगा यहाँ पे? तो बताइएगा जेरेनी आस्क्ड, यहाँ पे जी कैपिटल होने से था। जेरेनी आस्क्ड वाई आई वॉज आई वॉज सो सैड। ऑप्शन नंबर हम लोग का बी करेक्ट होगा। चूज द करेक्ट फ्रेज टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। क्या है हमारा? द न्यू वॉशिंग मशीन ऑफन गोज डैश ऑर्डर। क्या बोलेंगे यहाँ पे? द न्यू वॉशिंग मशीन ऑफन गोज गोज आउट ऑफ ऑर्डर। आंसर सी करेक्ट बताएंगे। देखिए फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल वर्ड। क्या है हमारे पास? द वर्ड क्रिकेट इज अ डैश।
बताएंगे। क्रिकेट जो वर्ड है इसका हमें सूटेबल वर्ड जो फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। ये क्रिकेट एक वर्ड जो है ये क्या है बताएंगे ऑप्शन। तो आंसर यहाँ पे जो बताएंगे होमोनिम्स होगा। राइट आंसर ए करेक्ट बताएंगे होमोनिम्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। ये आइडेंटिफाई करते हैं इसमें कौन करेक्ट है सेंटेंस। देखेंगे ही रिसीव्स मच ग्रेजुएटेड। दूसरा है ही रिसीव्ड मच ग्रेटिट्यूड। आगे कह रहा है ही रिसीव्ड मच ग्रेटिट्यूड। ही हैज रिसीव्ड मच ग्रेटिट्यूड। तो आंसर क्या होगा हमारा। आंसर आपका होगा ही रिसीव्ड मच ग्रेटिट्यूड। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा यहाँ पे दोस्तों। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे सिलेक्ट द सेंटेंस बिलो हैज अ वर्ड या वर्ड्स बोल्ड। Read the sentence carefully and find which word class the bold word या words belongs to. Indicate your response accordingly. यहाँ हमारे पास है कि mighty the mighty river Brahmaputra flows through the plains of Assam. तो यहाँ पे mighty जो है ये आपको बताना है क्या एडवर्ब है नाउन है प्रीपोजिशन या एडजेक्टिव है। बताइए क्या है यहाँ पे। तो आप बताएंगे कि ये जो है आपका एडवर्ब तो है नहीं, ये नाउन है नहीं, प्रोनाउंस नहीं है, बच क्या गया हमारा एडजेक्टिव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। विच वन इज द सिंबल ऑफ सेमीक्लोन। सेमीक्लोन का सिंबल क्या होता है। तो ये तो एक्सक्लामेशन का होता है, ये नहीं होगा, ये तो क्वेश्चन मार्क का होता है, ये ब्रैकेट्स का होता है, तो बच गया एक ही ऑप्शन। राइट आंसर डी ये सेमीक्लोन हो गया। फिल इन द ब्लैंक विद द present perfect continuous tense from the verb given in the bracket। ये देख लेते हैं क्या है। कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि वर्कर्स डैश डे एंड नाइट। ये वर्क इसी का हमें इसके फॉर्म में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्म में बताना है। तो क्या होगा यहाँ पे अब बता पाएंगे दोस्तों कि हैड बिन तो होगा नहीं, यहाँ पे होगा हैव बिन वर्किंग, है ना। वर्कर्स हैव बिन वर्किंग डे एंड नाइट्स। ऑप्शन नंबर हम लोग का बी करेक्ट होगा। आइए देखते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 3 जो आपका है मैथमेटिक्स का। ये क्वेश्चन पूछा गया है मैथमेटिक्स में हम लोग से। पहला क्वेश्चन आपका है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप का केंद्र जो है वो कितना है 120 डिग्री का कोण बनाता है। तो आपको यदि √3 का वैल्यू दिया है 1.73, तो वृत्त के खंड का क्षेत्रफल आपको बता देना है कितना हो जाएगा। आइए इसे सॉल्व करके देख लेते हैं हम लोग कितना होगा। पहले त्रिज्या दिया हुआ 4 और आपका केंद्र का कोण भी दिया हुआ है 120 डिग्री। तो हम लोग को फॉर्मूला पता है दोस्तों, वृत्त का खंड का क्षेत्रफल यदि निकालते हैं हम लोग θ/360 लिखते हैं और πr² लिखते हैं। बस इतना लिखिए। इसमें से आपको घटा लेने हैं क्या 1/2 और r² साइन थीटा को आपको घटा लेने हैं। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 120/360 रखेंगे, है ना। पाई का वैल्यू रख लीजिए 22/7। आर की वैल्यू कितना है 14, मतलब 14 को 2 बार लिख लेंगे। ठीक है, अब जो कटने वाले हैं वो काटेंगे, पहले इसमें से घटा लीजिए कितना हाफ ऑफ, है ना। आर कितना है 14 का स्क्वायर कर लो, 14 का स्क्वायर और गुन्ने साइन 120 है यहाँ पे, साइन 120 डिग्री लिखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे जो कॉमन कर लेंगे वो हो जाएगा 616 अपॉन में रह जाएगा कॉमन ये, इसमें से घटाएंगे 98। देखिए यहाँ पे आप काट सकते हैं जो कटने वाला होगा, है ना। 98 और √3/2 बचेगा। ठीक है, तो आपको पता है √3/2 ये साइन किसके वैल्यू के बराबर होता है ना। 120 को हम लोग लिख सकते हैं इतना √3/2 के बराबर। तो हमारे पास इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास बचेगा 205.33 में से आप घटा लेंगे 84.77, आपके पास आ जाएंगे 120.56। देखिए है क्या 120.56। यस आपके पास है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि 420 और 272 का महत्तम समापवर्तक बता देना है, क्या हो जाएगा। तो देखिए ये 0 है, लास्ट में 2 है, ये तो कंफर्म है कि 2 आएगा ही। 4 से भी काट के देख लीजिए, है ना, क्योंकि 3 से तो कटेगा नहीं, ये 0 है।
3 से कटेगा? हाँ, बिल्कुल कटेगा, 3 से भी कट रहा है। ये पहले हम लोग देख लेते हैं, 1 तो लेंगे नहीं, है ना? आते हैं पहले 4 से हम लोग देख लेते हैं। ये 4 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। ये 4 से काट के देखिए 28 और बचेंगे 1, मतलब कि ये आपका 4 से नहीं होगा। ये तो कट नहीं रहा है 4 से पूरी तरह से, तो आप ऑप्शन नंबर ये काट लो, ठीक है? ऑप्शन हमारा डी कट गया। अब 3 से काट के देखो, 3 नम्मा 27 नहीं कटेगा, ये 2 रिमाइंडर बच रहा है, इससे भी 2 से काटो, 2 से कटेगा, 2 तिया 6 और 2 छक 12, ठीक है? ये भी 2 से कट रहे हैं, मतलब हमारा जो है महत्तम समापवर्तक 2 यहाँ पे हो सकता है। तो आप और 1 तो कन्फर्म होना ही होना है, तो इसलिए हमारा आंसर जो बन जाएगा, वो क्या हो सकता है दोस्तों? वो आप देखेंगे 2 7 2 है ना? ये 4 से यदि हम लोग डिवाइड करते हैं, कितने टाइम्स में कटेगा? 4 से, तो 4 से काटिएगा, तो आप बोलेंगे 6 टाइम में 24 आ जाएगा, यानी 3 2 बिल्कुल कट तो रहा है यहाँ पे 4 से, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा, 4 रहेगा, है ना? ऑप्शन आपका 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 से ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है। चलिए, नेक्स्ट देखिए, ये बिंदु दिया हुआ है, संरेखी है, तो हमें के का वैल्यू बता देना है। संरेखी है तो बहुत ही आसानी से निकाल पाएँगे, देखिए कैसे? ये ए का वैल्यू हो गया, ये बी का वैल्यू, ये सी का वैल्यू, मतलब ये x1 होगा, ये x2 होगा, ये x3 होगा, ये y1, ये y2, ये y3, ठीक है? चलिए, इसका हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे संरेखी है तब। सीधे से हम लोग लिखेंगे k माइनस थ्री अपॉन में हो जाएगा 4 माइनस टू, है ना? इक्वल हो जाएगा आपका माइनस थ्री अपॉन माइनस के अपॉन में हो जाएगा आपका 6 माइनस 4। क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए तो आपके पास बचेंगे यहाँ पे 2, है ना? इंटू के माइनस थ्री, इधर बचेगा 2 माइनस माइनस थ्री और माइनस के, ठीक है? अब इसे सॉल्व करेंगे तो के माइनस थ्री इक्वल हो जाएगा माइनस थ्री माइनस के, माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा, यानी 2 के हो जाएगा, ये माइनस उधर प्लस होगा, यानी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये माइनस उधर जाएगा, प्लस में ही पहले से माइनस माइनस प्लस माइनस 0, यानी के की वैल्यू जो आ जाएगी हमारी 0 आ जाएगी। तो के की वैल्यू 0, आइए देख लेते हैं ऑप्शन में है क्या? यस, ऑप्शन नंबर है आपके पास 0, राइट आंसर ए होगा। देखिए, कह रहा है क्या, एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी जिसके 3 शीर्ष भुजाएँ हैं, ए, बी और सी है, तो चौथा जो है शीर्ष बता देना है कि क्या होगा? आइए चौथा शीर्ष निकालते हैं हम लोग, क्या होगा? पहले तो आप एक चतुर्भुज बना लीजिए, है ना? इसमें देखिए, कुछ कर लेंगे हम लोग, इसको ए मान लिए, ये बी, है ना? ये सी और ये डी। यही आपको डी निकालना है, तो डी को हम लोग क्या लेते हैं? एक्स और वाई लेते हैं, ठीक है? क्योंकि ए का दिया है, बी और सी तीनों का दिया हुआ है। तब हम लोग निकालते हैं क्या? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या कहते हैं? समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। देन हम लोग बनाएँगे यहाँ पे त्रिभुज के रूप में करके, इसको हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है? आइए निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए, ए का वैल्यू जो दिया हुआ है वो आप लिख लेंगे यहाँ पे, -2 और 3 दिया हुआ है। बी का भी लिख लेंगे, 6 और 7 दिया हुआ है, ठीक है? सी का भी वैसे ही लिख लीजिएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों, बनाएँगे क्या? जब एक दूसरे को डिवाइडेड करती है तो 6 प्लस 6 हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 2, इक्वल में आप लिखेंगे -2 और प्लस में 8, अपॉन में क्या हो जाएगा आपके पास 2। क्रॉस मल्टीपल करिएगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा आपके पास? तो ये इधर प्लस में है x, ठीक है? और ये प्लस में 6 है, तो उधर जाएगा, घटेगा, यानी क्या हो जाएगा x, ये घटा देंगे तो 6 और ये इधर से घटेगा 6, यानी 0 हो जाएगा। x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया? 0 आ गया। अब y की वैल्यू निकालोगे तो 7 प्लस वाई अपॉन में रहेगा 2, इक्वल हो जाएगा 3 प्लस 3 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीपल करोगे तो ये कितने हो जाएंगे आपके पास? 7 प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 6, होगा ना? क्योंकि 2 और 2 तो कैंसिल हो जा रहा है। देखिए, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर? 1 आ जाएगी। y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 0। ये देख लेते हैं, और प्लस 7 इधर है ना, तो घटेगा तो माइनस में 1 होगा। देखिए, 0 और -1 है क्या? यस है आपके पास, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन कह रहा है कि 175 शेयरों में से वार्षिक आय कितनी होगी जबकि प्रति शेयर तिमाही लाभांश 3 रुपया हो? ये सॉल्व करते हैं, क्या आ रहा है? देखिए, प्रति शेयर तिमाही लाभांश 3 है, तो 175 शेयरों का जो है वार्षिक आय निकालेंगे ना, तो सीधे से आप लिख लीजिए 3 और गुने 4, ठीक है? ये हमारा बता दिए कि साल कितने हैं, इसमें कितना 175 रुपया शेयर है, गुणा कर लो, तो गुणा कर लोगे आपके पास आ जाएंगे
2100 यानी 2100। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है, तो आपको बताना है कि साइन के पावर 4 प्लस कॉस के पावर 4 कितना वैल्यू होगा। तो साइन माइनस कॉस बराबर 0 दिया हुआ है, देन हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या, पहले लिख लेते हैं साइन, जो हमारे पास दिया है साइन माइनस कॉस इक्वल 0 दिया हुआ है ना। हम लोग लिख पाएंगे यहाँ पे क्या कि साइन बराबर क्या हो जाएगा, फिर साइन बराबर कॉस होगा, जो साइन का वैल्यू वो कॉस के यहाँ पे बराबर होगा। तो हम लोग मान लें कि साइन बराबर 1 इंटू कॉस लिख सकते हैं। अब लिखिए कि साइन अपॉन कॉस इक्वल 1 लिख सकते हैं। तो हम लोग साइन अपॉन 1 को क्या कहते हैं, tan कहते हैं। मतलब tan बराबर 1, यानी कहने का मतलब है tan 45 के बराबर इधर हो जाएगा। तो हम बता सकते हैं कि थीटा की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारी, 45 डिग्री आ गई। देन बस अब 45 रख के वहाँ पे अब सॉल्व कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे 45 दोनों में। चलिए, साइन साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√2, 1/√2 के पावर 4 कर लो, और प्लस है कॉस, कॉस का 45 का वैल्यू होता है 1/√2 ही होता है, इसको भी पावर 4 कर लो। तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और प्लस में 1/4 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम 4 हो जाएगा। ये 1 + 1 यानी हो जाएगा हमारे पास 2/4, इसे काटिएगा 1/2 आएगा। 1/2 देखेंगे ऑप्शन में है क्या, यस 1/2 है आपके पास, राइट आंसर आपका सी करेक्ट है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक भिन्न के अंश तथा हर का योग 8 है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न जो है 3/4 बन जाता है। तो वो भिन्न क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, मान लेते भिन्न जो है ना P/8 माइनस P है, तो अपने से मान लिए यहाँ पे P/8 माइनस P। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या कह रहा है कि 3 जोड़ने पे 3 जोड़ दीजिए अपॉन, ये तो ऑलरेडी हम लोग माने थे P/8 माइनस P। फिर इसमें भी कह रहा है 3 जोड़ दो, तो कितना हो जाता है 3/4 हो जाता है। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 4P, और प्लस ये हो जाएगा 12 इक्वल हो जाएगा 33, और माइनस हो जाएगा 3P, होगा ना। क्रॉस मल्टीपल करिएगा, इससे ये अब चलिए इसे P का वैल्यू एक जगह कर लें। 4 और 3 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 4 और ये 3 आके जुड़ जाएगा, यानी 7P इक्वल, ये 33 में से 12 घटा लेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 21। 21 को काट सकते हैं हम बिल्कुल, यानी P की वैल्यू जो आ गई हमारे 3 आ गई। P का वैल्यू 3 आ गया। तो हम लोग बस यहाँ पे रखेंगे P का वैल्यू 3, और यहाँ पे 8 में से 3 घटा लेंगे, यानी कि 3 बट्टे, आपके पास आंसर जो आएंगे 3/5 देखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन है क्या, 3/5। तो यस, ऑप्शन नंबर आपके है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कह रहा है यदि किसी चतुर्भुज में दो सम्मुख कोणों की माप 72 डिग्री और 108 डिग्री हो तो चतुर्भुज एक डैश होता है। चतुर्भुज क्या होता है, तो चतुर्भुज जो होता है एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। आंसर हमारा, क्योंकि दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बताएंगे। कह रहा है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी के समानांतर सी डी है, तो आपको ए डी बराबर बी सी हो तो क्या करिएगा। तो पहले हम लोग समलंब चतुर्भुज को यहाँ पे बना लेते हैं। आइए, समलंब चतुर्भुज आप बनाएंगे तो ये है समलंब चतुर्भुज। इसका नामकरण करते हैं ए बी और सी, और ये है डी। कह रहा है कि ये जो है ना इसके बराबर है, ए बी जो है बी सी के बराबर यहाँ पे देखा गया है। तो हम लोग कहेंगे, और ये भी बोला है कि ए बी जो है ना ये पैरेलल है किसके, सी डी के पैरेलल है। कितना दिया हुआ है, तो कह रहा है कि ए डी जो है ये बराबर है बी सी के। ए डी बी सी के बराबर हो गए। आधार के कोण जब बराबर होते हैं परिमेय से, तो एंगल ए जो होगा ना यह एंगल बी के बराबर होगा, एंगल सी जो होगा यह एंगल डी के बराबर होगा। ठीक है, तो आंसर देखिए, ऑप्शन ऐसा है क्या, ए बराबर बी, बी और सी बराबर डी। यस है, ऑप्शन नंबर आपका पहला ही करेक्ट हो गया। देखिए कह रहा है 10 10 20 45 70 और 80 का मान आपको बता देना है कि कितना होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। 10 10 और 20, देखिए तो आपको बताते हैं कि सपोज कर लेते हैं हम लोग, यदि थीटा 1 थीटा 2 दो को जोड़ते हैं तो 90 के बराबर आता है ना। थीटा 1 और थीटा 2 को जोड़ेंगे तो 1 के बराबर आएगा ना। वैसा ही हम लोग यदि ये ले लेते हैं इसको, और इस वाले को ले लेते हैं तो कितना आएगा, 90। इस वाले को ले लो और इस वाले को ले लो, कितना होगा, 90। और इसका तो वैल्यू आपको पता ही है, बस इतना ही करना है हमें। तो कितना हो जाएगा, 1 9 tan थीटा का वैल्यू tan 90 का वैल्यू 1 होता है, गुने इसका भी 1, और
tan 45 का वैल्यू 1 होता है, यानी कितना आ जाएगा हमारा 1। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए, निम्नलिखित में कौन-सी द्विघात समीकरण नहीं है? बताना है इसमें कौन-सा नहीं है द्विघात समीकरण? तो देखिए, फॉलो जो करता हो आपका कौन-सा रूल? वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल 0, ये यदि फॉलो करता है तो वो आपका द्विघात समीकरण है। क्या ये कर रहा है फॉलो? क्या ये कर रहा है? क्या ये? कौन कर रहा है बताएँगे इसमें? कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो हाँ, बिल्कुल ये कर रहा है आपका फॉलो, ये भी हो ही जाएगा, है ना? और आपका ये भी होगा, लेकिन आप ये दिख पाएँगे तो ये नहीं फॉलो करेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हम लोग का बी करेक्ट होगा। देखिए, ये क्वेश्चन जो दिया गया है डेसिमल के बाद ये इरेगुलर इस प्रकार की संख्या अरेगुलर है, तो ये तो सम संख्या है नहीं पहले, परिमेय संख्या भी नहीं है ना? ये एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। कैसी है? ये अपरिमेय संख्या है ये, है ना? अ अशांत अपरिमेय संख्या, यहाँ पे डी करेक्ट होगा हम लोग का। चलिए आगे देखेंगे, एक त्रिभुज है एबीसी और डीएफ जिसमें बी सी के बराबर है, एफ सी के बराबर है, तो ए बी बराबर 3 डीई है, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? ये आपको बताना है। फिर दोनों त्रिभुज क्या होंगे? दोनों त्रिभुज जो हो जाएंगे दोस्तों, वे सर्वांगसम लेकिन समान नहीं। कह रहा है कि समान लेकिन सर्वांगसम नहीं, समान तो होंगे लेकिन सर्वांगसम नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे ए बी सी और डी ई एफ हमने बना लिया। डी ई एफ, ए बी और सी। कह रहा है कि बी ई के बराबर, ये बी जो है ना ये ई के बराबर है, एफ जो है ना एफ ये सी के बराबर है, ठीक है। अब देखिए, ऐसा कहा गया है, हमें कह रहा है क्या कि ए बी जो है ना ये 3 डी ई के बराबर है। ए बी जो है ये 3 डी ई के बराबर है, मतलब छोटा है डी ई, ए बी बड़ा है। मतलब इस ए बी में बना होगा तभी तो ऐसे बोला जा रहा है, ठीक। तो देखिएगा, यहाँ पे जो है ये इतना तो कंफर्म है कि सर्वांगसम इसमें नहीं होगा, ठीक है। सर्वांगसम तो नहीं है लेकिन क्या है, ये समान है। तो आंसर हम लोग का जो होगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, है ना? क्योंकि इसमें 2 ही एंगल एंगल मिल पा रहे हैं। देखिए आगे, कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं कितनी होंगी? बताइए। तो आंसर बता पाएँगे कि यह जो है मजबूत होंगी। आंसर बी होगा। y का वैल्यू 5 है, ग्राफ के समानांतर एक रेखा डैश के बराबर है, बताइए। तो ये बताएँगे x अक्ष के। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, x अक्ष के समानांतर होगा, क्योंकि आपको पता है ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है, y डैश होता है ना? ऐसे होता है। यदि ए, बी और पी, क्यू, आर ये क्या है? तो एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो आपको बताना है त्रिभुज एबीसी बट्टे त्रिभुज पी क्यू आर की वैल्यू दी है 121 और 169, तो बी सी इज टू क्यू आर का मान क्या होगा आपको बताना है। क्या होगा? आइए इसे हम सॉल्व करते हैं, परिमेय से इसे सॉल्व कर पाइएगा। देखिए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, जब दोनों सिमिलर है तो हम लोग लिख पाएंगे ना यहाँ पे दोस्तों कि जो एरिया है ए बी सी का अपन पी क्यू आर का, ये इक्वल होगा कितना? बी सी अपन क्यू आर के स्क्वायर का होगा। सीधे से स्क्वायर कर लो इस पे दोनों पे। तो देखिए, इसका दिया हुआ है 121, इसका दिया हुआ 169, है ना? तो ये बी सी अपॉन क्यू आर ये रह जाएगा, स्क्वायर इस पे स्क्वायर रूट में आ जाएगा, यानी ये 11 का होता है, ये 13 का होता है, यानी बी सी की वैल्यू 11 और क्यू आर की वैल्यू 13 आ गई। तो 11 और 13 दिया हुआ ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। कह रहा है यदि साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बराबर एन दिया हुआ है, साइन के पावर 6 अल्फा प्लस कॉस के पावर 6 अल्फा का वैल्यू आपको बता देना है कितना होगा। देखिए, पहले तो हम इसे कर लेते हैं, स्क्वायर वाला पहले फाइंड कर लेते हैं। आइए, इसे कम से कम 2-3 इक्वेशन आपको निकालने पड़ जाएँगे। देखिए, स्क्वायर वाला हम लोग निकालते हैं, हम लोग लिख लेते हैं साइन, है ना? और प्लस कॉस, ठीक है? बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर होगा, एन भी स्क्वायर होगा ना, ठीक है? इसे सॉल्व करिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर एन स्क्वायर आएगा। सेम हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन इंटू कॉस होगा, इक्वल एन स्क्वायर रहेगा।
इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1, और प्लस हम लोग लिखेंगे 2 साइन इंटू कॉस लिखेंगे, रहेगा। इक्वल में एन स्क्वायर तो है ही। अब बताइए कि हम लोग यहाँ पे लिख दें, यदि 1 को उधर भेज दें तो हमारे पास बचेगा साइन इंटू कॉस इक्वल हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में आ जाएगा आपके पास 2 आएगा। इसे हम लोग कर लेते हैं इक्वेशन 2। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। दूसरा हम देखेंगे इसमें कि समीकरण 1 से, इससे ये इक्वेशन जो 1 है हमारा, इससे देखिएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल जो होगा एन स्क्वायर माइनस 2 साइन। ये कर सकते हैं ना, इधर ये 2 वाले को इधर भेज सकते थे, माइनस में चल जा सकता था, बिल्कुल। तो हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल एन स्क्वायर, यहाँ पे लिख देते हैं जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपका एन स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 2 इंटू हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1 ओपन होगा 2। ये हम किससे लिए हैं, तो इक्वेशन जस्ट इधर 2 से लिए है। अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का क्यूब निकालिएगा तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे इरेज करके हम लोग लिखते हैं कि साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर ये पावर क्यूब लिखिए, ये हो जाएगा 1 के क्यूब। 1 का क्यूब मतलब 1 ही रहेगा। अब हम लोग लिखेंगे क्यूब से हमें निकालना है 6 पे जाना है, बस इसका स्क्वायर कर लो अब। तो हम लोग लिख लेंगे क्या, साइन स्क्वायर की पावर क्यूब, है ना, फिर कॉस स्क्वायर की पावर क्यूब प्लस 3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर इंटू में हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर और प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर इक्वल 1 होगा। इसे लिखेंगे हम लोग तो साइन की पावर 6 प्लस हो जाएगा कॉस की पावर 6 प्लस 3 इंटू हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 होगा इक्वल में 1, है ना। इसे सॉल्व करेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, साइन स्क्वायर साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 इक्वल होगा 1 माइनस 3 इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 हो जाएगा। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो बचेगा 4 माइनस 3 एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 रहेगा। देखिए ऑप्शन में ऐसा है क्या, यस ऑप्शन होंगे ही आपके, यस आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो सी है। राइट आंसर हम लोग का सी करेक्ट होगा। देखिए कह रहा है यदि वितरण का विचार करें, वितरण का विचार करना है, प्राप्तांक दिया हुआ है, छात्रों की संख्या दिया हुआ है, 0 से अधिक वाला 63 है, 10 से अधिक वाला इतना है, सभी का दिया हुआ है, ठीक। हमें क्या करना है कि वर्ग की आवृत्ति 30 से 40, 30 से 40 यही है ना, 30 से 40 वाला, तो 30 में कितना है 51, 40 में कितना है 48, ये दो को आप गौर करेंगे। इसमें से इसको जस्ट घटा लीजिए आप, 51 में से 48 घटाइए कितना 3 आएगा, यानी आंसर जो होगा हम लोग का क्या रहेगा 3, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूक्लिड के अनुसार परिभाषित पद बताना है। यूक्लिड के अनुसार जो है परिभाषित पद क्या होगा, यूक्लिड के अनुसार जो परिभाषित पद होगा इनमें कोई नहीं होगा, है ना। आंसर हम लोग का क्या बनेगा, डी करेक्ट हो जाएगा। यूक्लिड के अनुसार जो है समतल रेखाएं और बिंदु को अपरिभाषित पद है, ये बताया गया है। देखिए कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि इसमें 27 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक उलट जाते हैं, तो संख्या कौन सी है ये बताने हैं। मान लेते हैं इकाई अंक x है, दहाई कितना हो जाएगा 9 माइनस एक्स होगा, लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग इकाई x मान लेते हैं तो दहाई कितना हो जाएगा 9 माइनस एक्स हो जाएगा। मूल संख्या फिर कितना हो जाएगा, मूल संख्या होगा 10 इंटू 9 माइनस एक्स होगा, है ना, मूल। और इसमें कितना एक्स जोड़ दिया जाता है, तब इसे कितना बन जाएगा हमारा 90 और माइनस हो जाएगा 9x होगा। तब नई संख्या हम लोग मानेंगे, ये तो मूल संख्या होगी, नई संख्या कितनी हो जाएगी, कह रहा है कि ये 10x जो है ना, इसमें हम लोग प्लस करते हैं क्या 9 माइनस एक्स को, तो हमारे पास आ जाएगा 9x और प्लस 9, ये हमारी नई संख्या आ गई है। अब कह रहा है कि 27 क्या है ज़्यादा है, तो कर दीजिए, मूल संख्या पहले लिखेंगे, मूल संख्या 90 माइनस 9x, इसमें 27 जोड़ दीजिए, ज़्यादा है किससे, नई वाली संख्या से 9x प्लस 9 से। तो देखिए ये 9x है, यहाँ पे 9x है, माइनस में है, एक जगह लाएंगे तो कितना हो जाएगा 18x हो जाएगा,
अब इसे एक जगह नंबर को ले जाइए तो 108 हो जाएगा, सभी को एक जगह इंक्लूड करेंगे। 18 से काटिएगा 6 टाइम में, यानी x की वैल्यू जो आ गई हमारे पास, कितना आ गया? 6 आ गया। तो आप मूल संख्या आपका कितना था? यही था ना 90 माइनस 9x। यहाँ पे x का वैल्यू 6 रखिए, 9 छक 54 हो जाएगा, 90 में से 54 घटाइएगा कितना आएगा? 36। मतलब वो संख्या कितना है? 36 है। देखिए है क्या ऑप्शन में? तो यस, ऑप्शन नंबर आपके हैं राइट आंसर डी। एक त्रिभुज के 2 शीर्ष ये दिए हुए हैं, इसका केंद्रक भी दिया हुआ है, तो तीसरा हमें शीर्ष बताना है कि क्या होगा। आइए तीसरा हम लोग निकालते हैं, क्या होगा? देखिए तीसरा कैसे निकालेंगे हम लोग? एक यहाँ पे त्रिभुज दिया है, ठीक है? जैसे ए, बी और सी, और एक यहाँ पे ये मुख्य बिंदु दिया हुआ है इसका, बताया बताया भी है इसमें कि केंद्रक है इसका। तो हम लोग रखेंगे यहाँ पे, जैसे एक्स का निर्देशांक मान लेते हैं हम लोग, एक्स का निर्देशांक यदि निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 3 और प्लस माइनस में हो जाएगा 7 और प्लस ए रहेगा, अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास? 3, इक्वल कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। इसे क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 6, इक्वल में हो जाएगा -4 और प्लस में ए। यानी हम बता पाएंगे यहाँ पे ए की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई? 10। ए की वैल्यू 10 आ गई। अब वाई की निर्देशांक निकालिए। वाई का निकाल लेंगे हम लोग, तो वाई का हो जाएगा आपके पास -5 प्लस 4 और प्लस बी अपॉन 3, इक्वल में कितना रहेगा? तो माइनस में 1 रहेगा, यहाँ पे -1 डालिए, क्रॉस मल्टीपल करिएगा तो कितने हो जाएंगे? 1 प्लस बी इक्वल हो जाएगा -3, से आगे सॉल्व करेंगे तो b इक्वल हो जाएगा -2। यानी तीसरा जो शीर्षक आएगा वो 10 और माइनस में 2 रहेगा। तो 10 और -2 है क्या? तो यस, ऑप्शन नंबर कौन सा है? 10 और -2। राइट आंसर आपका सी करेक्ट है, 10 और -2 है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि p 3 के पावर n के रूप में हो तो q 6n इंटू 5 के पावर m के रूप में हो तो भिन्न p बाई q का दशमलव प्रसार कैसा होगा? ये हमको बताना है। कैसा होगा? हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। क्या लिखेंगे कि P इक्वल लिखेंगे 3 के पावर n, P इक्वल 3 के पावर n, तो Q इक्वल हम लोग लिखेंगे क्या दोस्तों? 6 के पावर n इंटू 5 के पावर m लिखेंगे। ओके, तो भिन्न जो हमारा होगा यहाँ पे, जैसे देखिए जो भिन्न हमारा होगा दोस्तों वो क्या होगा? P बाई क्यू होगा ना, P बाई क्यू। रखिए P बाई क्यू क्या है हमारा? 3 के पावर n है, अपॉन 6 के पावर n इंटू 5 के पावर m होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या इसको आगे? 3 के पावर n इंटू, यहाँ पे लिखेंगे 2 के पावर n इंटू 3 के पावर n इंटू 5 के पावर m लिख सकते हैं ऐसे। जो कटने वाला है सो काटिए, 3 के पावर n 3 के पावर n कट गया, यानी 1 के पावर 1 अपॉन बचेगा 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n। है क्या ऑप्शन में? देखिए तो ऐसा जब आता है पी बाई क्यू के, तो ये जो होता है 5 और 2 कितना आ जाएगा? 10। 10 मतलब ये शांत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से आकलन की गई कौन सी विधि जो है अधिगमकर्ताओं के बीच गणित में भय और चिंता को कम करने में सहायता करेगी? तो क्या बोलेंगे आप यहाँ पे? यहाँ पे बताइएगा दोस्तों कि परियोजना, ठीक है, सहयोगी अधिगम कार्य, यानी ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन हमसे कहा गया है, एक रेफ्रिजरेटर कितना का है? 12,000 रुपये का नगद मूल्य अथवा 3600 रुपये के तुरंत भुगतान के बाद प्रति छमाही 2 समान किस्तों पर उपलब्ध है। यदि डीलर 20% वार्षिक दर से छमाही संयोजित होने वाला ब्याज लेता है तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी? ये हमें बता देना है। आइए इसे प्रत्येक किस्त की राशि निकाल लेते हैं। देखिए 12,000 में से पहले 3,600 घटा लेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 8,400 बचेगा ना? ये तो शेष हमारा राशि हो गया। छमाही दर कितना है? तो आप बताएँगे 20%। 20% में हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि छमाही है, तो कितना हो जाएगा हमारा? 10। रेट हमारा 10 आ गया। समय कितना? 2। तो हम किस्त निकालेंगे यहाँ पे। देखिए, तो किस्त निकालिएगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा? हम सपोज़ कर लेते हैं मेरा मूलधन ₹100 है, ठीक है? मूलधन ₹100 है और जो हमारा 8400 है ये मिश्रधन है। जैसे कि शॉर्ट में हम आपको बताना चाहें दोस्तों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि शॉर्ट में बताने के लिए इसे पहले तो आपको शॉर्ट, पहले आपको लॉन्ग मेथड जाना हो फिर शॉर्ट आप समझ पाएँगे। तो पहले हम लोग लॉन्ग देखते थे। देखिए ये हमारा प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल रखते हैं पी को, पी ठीक है।
100 और अपॉन हो जाएगा आपका कितना 110। क्यों होगा 110? क्योंकि 10% कह रहा है, तो एक पहला, फिर दूसरे में स्क्वायर किया जाता है, तो ये 100 अपॉन में हो जाएगा 110, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कितने के बराबर होंगे? 8400 के बराबर, क्योंकि ये प्रिंसिपल है इसका। आगे सॉल्व करेंगे तो ये पी का पी रह जाएगा, यूं ही गुणा करिए, तो ये बचेगा 10 अपॉन में 11, कॉमन कर लेंगे तो बचेगा हमारे पास क्या, यहाँ पे 1 और प्लस में बचेगा यहाँ पे 10/11, इसे इक्वल में लिखेंगे 8400। तो हम कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, तो ये कितने हो जाएंगे, पी इक्वल हो जाएगा हमारा 8400 तो रहेगा ही रहेगा, उधर में चला जाएगा 11/10 और गुने 11/21 हो जाएगा, काटिए जो कटने वाला होगा, तो ये कटेगा आपका 4 टाइम्स में, यानी कितने हो जाएंगे 4840, 4840। देखिए 4840 है क्या, 4840, यस, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। प्रत्येक किस्त कितना रुपया हो जाएगा, 4840 रुपया। यदि किसी वितरण का माध्य तथा बहुलक क्रम से दिया है 24 और 12, तो माध्य क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए, तो फार्मूला आपको याद होगा तो बहुत ही आसानी से आप बना पाइएगा। ठीक है, फार्मूला क्या है देख लीजिए एक बार। बहुलक, यहाँ पे शॉर्ट में लिखते हैं, जैसे बहुलक बराबर होगा 3 गुने माध्यिका, है ना, 3 गुने माध्यिका, माध्यिका होगा, और माइनस हो जाएगा 2 गुने माध्य, 2 गुना माध्य होगा। ये आपको फार्मूला याद रखना होगा। तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है, माध्य का वैल्यू रखेंगे, बहुलक दिया हो बहुलक का रखेंगे, बहुलक का कितना है 12, इक्वल 3 गुने हम लोग इसको x मान लेते हैं माध्यिका को, माइनस 2 गुने माध्य कितना दिया हो, तो माध्य आपका 24 दिया हुआ है, इसे निकालिए कितने हो जाएंगे, 24 दूना 48 हो जाता है, माइनस रहेगा ये 3x, और इधर है आपके पास 12, ये माइनस इधर प्लस में आ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, 48 से 12 जोड़िएगा तो ये 60 हो जाएगा, और यहाँ पे 3x, 3 से काटिएगा यानी 20 टाइम, x की वैल्यू जो आ गई 20, यानी माध्य हमारा आ गया 20 आ गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। देखिए नेक्स्ट सेशन आता है, चौथा सेक्शन साइंस का है। क्वेश्चन कह रहा है ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, बताइए कौन सा है इसमें। तो ऑक्जेलिक अम्ल का जो है प्राकृतिक स्रोत वह है टमाटर, कौन है दोस्तों, टमाटर, आंसर बी करेक्ट होता है। टमाटर में मुख्यतः ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है ना, थोड़ी मात्रा में इसमें सिट्रिक और मेलिक अम्ल भी होता है। देखिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से अधिक सक्रियता से सक्रियता से अभिक्रिया करती है, कौन सी धातु बताइए, जो ठंडे जल के साथ सबसे अधिक सक्रियता से अभिक्रिया करती है, तो बताएंगे वो है पोटेशियम, आंसर बी करेक्ट बताएंगे, पोटेशियम सबसे अभिक्रियाशील धातु है यह, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पोटेशियम के बाद आता है सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऐसे करके आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इसी जनसंख्या में एक जीन के दो या दो से अधिक अलील की घटना क्या कहलाती है, क्या कहलाती है अलील की घटना, तो वो आप बता पाएंगे, उसे कहते हैं हम लोग बहुरूपता, बहुरूपता कहते हैं, है ना। कह रहा अवतल लेंस का वर्धन एम बराबर क्या होगा, क्या होगा, अवतल लेंस बराबर होता है v बाई यू होता है। देखिए v बाई यू है क्या, यस, ऑप्शन नंबर आपका है राइट आंसर, डी करेक्ट है, v बाई यू होता है। देखिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि v क्या है दोस्तों, तो v प्रतिबिंब की दूरी होती है और u वस्तु की दूरी होती है। एक डैम में जमा पानी में होता क्या है, बताइए, एक डैम में जमा है पानी, उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, या ध्वनि ऊर्जा, तो आप सीधे से बता पाएंगे इसमें स्थितिज होगी ऊर्जा, है ना, आंसर सी करेक्ट बताएंगे। बायोगैस को ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्यों माना जाता है, बायोगैस को ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्यों मानते हैं हम, क्योंकि यह खाद पैदा करता है, क्योंकि यह मीथेन पैदा करता है, क्योंकि यह धुआं छोड़े बिना जलता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटित हो जाता है, क्योंकि यह धुआं छोड़े बिना जलता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा हम लोग का। खुले समुद्र या समुद्री जल से भरे स्थान में भोजन और अन्य उत्पाद के लिए समुद्री जीवों की खेती से जुड़े जलीय कृषि को डैश कहा जाता है, उसे हम लोग कहते हैं मेरी कल्चर, क्या कहते हैं उसे, मेरी कल्चर कहते हैं।
है ना? क्या कहते हैं उसे? मेरीकल्चर। पीसी कल्चर में क्या होता है? पीसी कल्चर में मछली पालन से संबंधित है। पीसी कल्चर किससे है? मछली पालन से। फिर हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? हॉर्टिकल्चर बताएँगे बागवानी से संबंधित है। देखिए, इनमें कौन-सा लक्षण प्रभावी है? बताइए कौन-सा लक्षण प्रभावी है दोस्तों? बीज की झुर्रीदार आकार? बिल्कुल नहीं। फूलों का शिखर स्थिति? नहीं। बीज पत्रों का हरा रंग? फूलों की अपेक्षीय स्थिति? ये आपका लक्षण प्रभावी है। आंसर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। और ये सभी जो है आपका दोस्तों, ये क्या हो जाएँगे बताइए फिर? फूलों की स्थिति, बीज पत्रों का हरा रंग, है ना? ये सभी अप्रभावी लक्षण में आ जाते हैं। वैसे गैस जो गैस के नियमों का पालन करते हैं, क्या कहलाते हैं? गैस के नियमों के जो पालन करेंगे उसे आदर्श कहेंगे हम लोग। आंसर बी करेक्ट। इनमें से किसे द्वितीय वायु प्रदूषक कहा जाता है? वायु प्रदूषक इसको कहेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पैन को कहेंगे। अब पैन आप जान रहे होंगे कि पैन किसको बोलते हैं? तो पैन यहाँ पे बताया गया दोस्तों, ये कह रहा है सेकेंडरी हम लोग मानते हैं इसको, क्यों पैन को? तो यह द्वितीयक वायु प्रदूषक है ना? एयर पॉल्यूशन। जैसे कि आपका जो प्राइमरी है वो क्या-क्या है प्राइमरी में? जैसे आता है कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, सल्फर डाइऑक्साइड आता है, नाइट्रोजन आता है। वैसे ही ये दूसरा में आता है दोस्तों, है ना? ये सीधे उत्सर्जित नहीं होता है बल्कि प्राथमिक प्रदूषक पे निर्भर रहता है पैन, है ना? यहाँ पे आंसर हम लोग का ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे, त्वरण की दिशा डैश की दिशा के समान है। त्वरण की दिशा किस दिशा के समान है? त्वरण की दिशा जो है दोस्तों, विस्थापन के नहीं, वेग का नहीं, यह वेग में परिवर्तन के दिशा के समान है। आंसर हम लोग का बी करेक्ट होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। त्वरण बराबर क्या होता है? v माइनस यू बाई टी होता है कि नहीं? देखिए, त्वरण बराबर एक्सेलरेशन बराबर होता है v माइनस यू अपन टी होता है। देखिए, आगे क्वेश्चन, किसी किसान मिट्टी में किस रसायन को डालकर उसकी अम्लता के प्रभाव को निष्क्रिय कर देते हैं? तो बताएँगे बुझा हुआ चूना। इसको डालकर, बुझा हुआ चूना को डालकर। निम्नलिखित स्थानीय हवाओं में से किसे डॉक्टर की हवा के नाम से जानते हैं? डॉक्टर की हवा, हर्मटन को जानते हैं। आंसर सी बताएँगे, हर्मटन को जानते हैं हम लोग। हर्मटन जो है पश्चिमी अफ्रीका के गिनी तट की ओर बहने वाली यह गर्म और शुष्क हवा है, जो सहारा रेगिस्तान से आती है। जलवायु कोशिका की कोशिका भित्ति का प्रमुख घटक बहुलक कहलाता है। जीवाणु कोशिका की कोशिका भित्ति का प्रमुख घटक बहुलक कहलाता है। वह हो जाएगा पेंटिडोग्नालाइकन। ऑप्शन नंबर हम लोग का डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन-सा भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है? कौन-सा है प्रथम? तो तारापुर, जो मुंबई में पड़ता है। आंसर डी करेक्ट होगा। इसकी स्थापना हुआ था दोस्तों 1969 में हुआ था, महाराष्ट्र में पड़ता है। किसी वस्तु का वजन हवा में 10 न्यूटन है। जब उस वस्तु को किसी द्रव में पूरी तरह डुबाया जाता है तो उसका वजन 8 न्यूटन रहता है। उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का वजन क्या होगा? क्या हो जाएगा? तो सीधे हम लोग 10 में से 8 घटा लो, मतलब कितना हो जाएगा? 2 न्यूटन। आंसर डी करेक्ट बताइएगा। निम्नलिखित में कौन विटेकर के वर्गीकरण के अकशेरुकी जीवों में से नहीं है? कौन नहीं है? तो मोलस्का तो है, एनालिड्स भी है और प्लैटी हेमिलेंथस भी है, लेकिन प्रोटोजोआ नहीं होगा। यानी आंसर हम लोग का डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। इनमें कौन-सा यौवन के समय वृषण का कार्य नहीं है? यौवन के समय जो है वृषण का कार्य कौन नहीं है? बताइएगा। तो जनन कोशिकाओं मतलब शुक्राणु का निर्माण करना, ये तो उसका कार्य है। कह रहा है कि टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करना, ये भी इसका कार्य है।
कह रहा अपरा मतलब प्लेसेंटा का विकास करना, ये बिल्कुल उसका काम नहीं है। एस्ट्रोजन का स्राव करना, ये भी नहीं काम है इसका। यानी आंसर हम लोग का जो बनेगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। इनमें किस कोशिकांग में डीएनए नहीं होता है? किस कोशिकांग में डीएनए नहीं होता है? तो बताएँगे, नाभिक में तो होता है ही, क्लोरोप्लास्ट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइसोसोम में नहीं होता है। आंसर बी करेक्ट होगा। खरपतवार में अवांछनीय पौधे में से जो खेती वाले पौधे के साथ उगाए जाते हैं, वे फसल के पौधों को कैसे प्रभावित करते हैं? कैसे प्रभावित करते हैं वो? बताएँगे, पौधों के विभिन्न संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा के कारण पोषक तत्व की कम उपलब्धता होती है। आंसर हम लोग का सी करेक्ट होगा। अब देखेंगे सेक्शन 5, ये है आपका जनरल नॉलेज। आइए जनरल नॉलेज में देखते हैं क्वेश्चन। विश्व के प्रथम औद्योगिक देश का नाम बताना है आपको। कौन है बताइए? तो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन में 1760 के दशक में से लेकर के 1840 के दौरान जो है, कपास और लौह उद्योग, कोयला खनन, ये सब सड़कों और नहरों का निर्माण, विदेशी व्यापार के लिए उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति हुई थी उस समय। भारत का संविधान कब अपनाया गया? बताइए कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। अंगीकृत 26 जनवरी 1950 को किया गया। आंसर हम लोग का सी करेक्ट होगा। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है? कागज का आविष्कार बताएंगे? यह चीन में हुआ है। आंसर ए करके बताइएगा। भारत में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र लोहे और कोयले के भंडार में सबसे समृद्ध है? कौन सा है? दक्षिणी क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, थार रेगिस्तान, छोटा नागपुर। आंसर रहेगा हमारा छोटा नागपुर पठार। ऑप्शन बी करेक्ट है। कह रहे हैं कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र के डैश से परे महासागरीय संसाधन खुले महासागर से संबंधित है और कोई भी देश अंतरराष्ट्रीय संसाधनों संस्थानों की सहमति के बिना इनका उपयोग नहीं कर सकता है। कितने दूरी तक? कितनी दूरी तक नहीं कर सकता है दोस्तों? 200 नॉटिकल मील तक नहीं कर सकता है। आंसर हम लोग का क्या होगा? राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है दोस्तों? तो वो जलवायु है, भू आकृति है, सामाजिक कारक है, लेकिन राज्य व्यवस्था नहीं है। आंसर हम लोग का सी करेक्ट होगा। अमेरिका का पता किसने लगाया था? अमेरिका का पता कौन लगाया था? वास्को डी गामा। भारत के रास्ते का पता लगाए थे कोलंबस जो लगाए थे, यह लगाए थे दोस्तों अमेरिका का पता, है ना, जाने का रास्ता। आंसर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कब? तो 1492 में। और भारत का लगा था कब? 1498 में। देखिए, लोकसभा का कार्यक्रम कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का कार्यक्रम कितने सालों का होता है? आंसर आपका रहेगा 5 वर्षों का होता है दोस्तों। और ये लोकसभा कौन से अनुच्छेद में आता है? तो आर्टिकल 81 के तहत है, अनुच्छेद 81 के तहत। देखिए, सत्ता साझेदारी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन गलत है इसमें? देखिए, इसमें गलत जो है दोस्तों देखेंगे, कह रहा है सत्ता की साझेदारी सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष को कम करने में मदद करती है। सत्य है। सत्ता की साझेदारी राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने का एक अच्छा तरीका है। ठीक है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की भावना नहीं है। ये बिल्कुल गलत है यहाँ पे। आंसर सी हमें गलत ही ढूँढना था। जनसंख्या में बच्चों की अधिक संख्या किसका परिणाम है? किसका परिणाम है? बताएँगे, उच्च जन्म दर। आंसर ए करेक्ट। कांडला पतन किस राज्य में है? कांडला बंदरगाह जो है गुजरात में है। आंसर सी होगा। भारत में चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार कौन है? भारत के राष्ट्रपति बिल्कुल नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नहीं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय नहीं, भारत का चुनाव आयोग है। आंसर सी करेक्ट होगा। भाग 15 में आता है, अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर बताना है। एजुकेशन रेट कितना है? तो आंसर बताएंगे 63%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 63%। चौथी औद्योगिक नीति की घोषणा कब किया गया था? चौथी औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुआ था?
यह हुआ था जुलाई 1980 में। चौथी चौथी औद्योगिक नीति की घोषणा जो हुआ था जुलाई 1980 में हुआ था, 19 जुलाई को हुआ था। सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रधान कारण क्या है? क्या है कारण? सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रधान कारण क्या है? तो प्रधान कारण जो होगा जन्म, आंसर सी होगा। लोकतंत्र के लिए चुनौती निम्नलिखित है, कौन है? भ्रष्ट नेता, बिल्कुल सही। निरक्षर नागरिक और सांप्रदायिकता, ये सभी होगा, आंसर डी करेक्ट होगा। देखिए अभिकारक और तर्क दिया हुआ है, अभिकथन और उसका तर्क। अभिकथन कह रहा है क्या? प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। तर्क है यह बच्चों को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उसमें विभिन्नता एवं विविधता के लिए सम्मान विकसित करता है। हमें बताना है, सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा है सही विकल्प इसमें? तो आंसर बता देंगे। यहाँ पे कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, आर जो है ए का व्याख्या करता है, आंसर डी करेक्ट होगा। दिए गए विकल्पों में गैर धात्विक खनिज ईंधन के दो उदाहरण दीजिए, कौन कौन है बताएंगे? मैग्नीज बक्साइड, सोना चांदी, कोयला पेट्रोलियम, लौह अयस्क बक्साइड। आंसर बताएंगे लोहा पेट्रोलियम, कोयला पेट्रोलियम, आंसर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश आमतौर पर वाणिज्यिक कृषि का अभ्यास करता है? कौन करता है? यूएसए करता है, आंसर ए करेक्ट होगा। कह रहा है क्या? भूमि बंदोबस्त की डैश प्रणाली में वास्तविक कृषक कर चुकाने के लिए उत्तरदायी होते थे, न कि जमींदार। आंसर रहेगा यह भूमि बंदोबस्त जो है रैयतवारी प्रणाली में, ऑप्शन नंबर हम लोग का बी करेक्ट होगा। रैयतवारी प्रणाली जो है दोस्तों, आपको बता दें, किसान के साथ व्यक्ति के रूप में लिए लगाए गए लगान ये समझौते को रैयतवारी कहते थे। रैयतवारी व्यवस्था का जन्मदाता थॉमस मुनरो को माना जाता है और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड को माना जाता है। 1792 में रैयतवारी व्यवस्था जो है बारामहल जिले में पहली बार एन रीड के द्वारा लगाया गया था और 1820 में रैयतवारी व्यवस्था मद्रास में लागू कर दिया गया था। इस व्यवस्था को मुनरो मदरसा प्रेसिडेंसी के गवर्नर रहते हुए लागू किया गया था। फिर 1825 में जो है दोस्तों व्यवस्था गवर्नर एली फिंस्टन ने बम्बई में लागू किया था। इसी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश जो है भारत की 51% भूमि आई, कितना? 51% भूमि आई थी। महलबारी व्यवस्था का जनक जो है इनको बोलते हैं, हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है। अब देखते हैं सेक्शन 6 लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के बारे में। देखिए यदि ए का कह रहा है डिवाइड है, बी का माइनस है, सी का कह रहा है प्लस है, डी का ये स्टार है, तो आपको बताना है क्या होगा। तो इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या होगा। स्टार कहने का मतलब है गुणा, ठीक है। यहाँ पे डी पहला ही दिया है, डी गुना कर लो। ए का कहने का मतलब है डिवाइड, डिवाइड कर लो। सी का कहने का तात्पर्य है कि प्लस कर ले, प्लस कर ले। और बी का कहने का मतलब है कि माइनस कर ले, माइनस कर ले। अब देखिए ये 12 जो होगा डिवाइड में आ जाएगा, 12 से 12 कैंसिल यानी 8 बच गया। 8 यहाँ पे बचा, 8 और ये 16 कितने हो जाएंगे? 24। 24 में से 14 घटा लो 10, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बन जाएंगे। ऐसे ही देखिए यदि किसी भाषा लिखा हुआ है सरिता को ऐसे लिख दिया गया है, तो उसी भाषा में धीरज को क्या लिखेंगे हम? ये कैसे लिखा गया है दोस्तों? तो ये दो वर्डों को जो 19 और 20 लिख दिया गया है। वैसे ही इसे और इसे दोनों को जोड़कर लिखा है। हम लोग लिखते हैं 4 और 8, 8 4 12, 12 मतलब क्या होता है? 12 मतलब एल, एल से तो है नहीं, एल से ये भी नहीं, एल से 2 है, ठीक है। अब देखेंगे आई और आर, यहाँ पे भी देखें आई और आर को ए लिखा गया है तो ए लिखेंगे। अब देखिए ये 10 और 1 ये 11, 11 पे क्या आता है? के आता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी दिख रहा है, डी करेक्ट लगा लेंगे। नीचे दिए गए विकल्प कथन है ऊर्जा को ऊर्जा को नहीं नष्ट किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है। कारण कह रहा है ऊर्जा विभिन्न रूप में पाया जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा यदि कथन और कारण दोनों सत्य हैं
और कारण कथन का उचित व्याख्या नहीं कर रहा है ना। आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। कह रहा है, एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए एक औरत ने कहा, एक यहाँ पे मैन है सपोज कर लेते हैं और यहाँ पे वोमेन है, ठीक है। ये परिचय करा रही मैन का, कहा वह मेरी माँ, मतलब इस इनकी जो माँ है, माँ का इकलौता पुत्र है। इकलौता, ये पुत्र है। मेरी माँ का इकलौता पुत्र मतलब इसका भाई हो गया। तो बताइए कि औरत उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है? भाई बहन दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बहन। मेरी मेरी माँ का इकलौता पुत्र, अच्छा यहाँ पे गलत हो गया दोस्तों। मेरी माँ की माँ का इकलौता पुत्र है। देखिए ये औरत हो गई, ये मैन हो गया, ठीक है। कह रहा है कि वह मेरी माँ ले लीजिए, मेरी माँ की माँ, मेरी माँ की माँ का इकलौता पुत्र है, मतलब ये मेरी माँ के भाई लगेंगे, मेरी माँ के भाई मतलब क्या, ये औरत जो हो गई भगनी कहलाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए 6 के बाद 13 के बाद 25, 51, 101, तो आगे क्या आएगा? देखिए यहाँ पे किया गया है 6 दूना 12 और प्लस में 1, 6 दूना 12 प्लस 1, यहाँ पे 13 को 2 से गुणा कर, 13 दूना 26 में से 1 घटा लो 25, फिर यहाँ पे 25 दूना 50 में 1 जोड़ लो 51, फिर यहाँ पे कर लेंगे 51 दूना 102, 102 में से 1 घटा लो 100, सेम यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे, यहाँ पे 2 से गुणा करके 1 जोड़ना है, तो यानी 203 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। पैटर्न को आगे देखना है। देखिए 6 के बाद यहाँ पे 4 जुड़ा, यहाँ पे भी 4, फिर 4, फिर 4, फिर 4, फिर 4, तो आगे भी 4 यानी 34, 34 4 38, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। कह रहा है वर्णमाला में एफ के ठीक बाद वाले अक्षर से 3 पहले वाले अक्षर कौन सा आएगा? एफ के बाद क्या आता है, ये 6, 7 पे क्या आता है जी, जी से 3 अक्षर पहले, ये 7 से 3 अक्षर पहले आप आ जाओ तो 4 पे आ जाओगे, 4 पे क्या होता है, डी होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा आपका। देखिए कह रहा है कि गुम संख्या का पता लगाना है, कौन इसमें गुम है? देखिए 2 बार 54, फिर 2 बार 46, 2 बार 38, तो आगे क्या आने वाला? देखिए 54, यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना डिफरेंस है -8 का, फिर 0, फिर कितना का डिफरेंस है -8 का, फिर 0, फिर तो आगे -8 का मतलब कितना आएगा, 30 आएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कह रहा है यदि कोई ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो उसे 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? देखिए 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 350 किलोमीटर चलती है, काटिए इसको 0 से 0, 7 से 5 टाइम है, यानी 5 घंटा लगेगा, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का कि दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आने वाला है? 0 से 7, तो देखिए 1 का क्यूब करो तो 1 ही रहेगा, में से 1 घटा लो तो कितना 0, सेम यहाँ पे 2 का क्यूब करो तो 8 रहेगा, 8 में से 1 घटा लो मतलब 7, फिर यहाँ पे 3 का क्यूब करो 25 में से 1 घटा लो, 3 का क्यूब करो 27, 27 में 1 तो 26, फिर 4 का क्यूब करो 64 में से 1 63, फिर 5 का क्यूब करो 125 में से 1 घटा लो 124, 6 का क्यूब करो तो कितने हो जाएंगे 216 में से 1 घटा लो 215, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।